ठीक है ना? तो भाई जो लोग कल गायब थे उनको फिर से एक बार याद दिला दो। वैसे तो मैंने ग्रुप में कहा था, बट आप लोग शायद ग्रुप में ना पढ़ पाए, ऐसा कभी कभी हो जाता है ना। तो अगली बार से भी मंडे के दिन आप लोग जो भाग जाते हो टेस्ट के बाद एकदम से, वैसे तो रुकना चाहिए बट भाग जाते हो आप लोग, तो भागे ना, भागे तो फिजिक्स में ना भागे कम से कम, क्योंकि वो क्लास है मंडे के दिन। तुम भी नहीं थे करें, क्यों? तो वहाँ से बहुत से लोग बोलते हैं, ये भी भाग गई थी, अब उसे एक ही हॉस्टल नहीं, ये भी भाग गई थी। अरे वाह। तो अगर आप लोगों की तबीयत खराब होने वाली हो टेस्ट के जस्ट बाद, तो अरे मेरी अभी भी है तबीयत खराब। अरे दिल पे क्यों, बाकी बहुत से लोग भागे थे ना, उनको सबको बोल रहा है। तो अगली बार से क्लास रहेगी 1 घंटे की प्रॉपर, टेस्ट के बाद में 1 घंटे की प्रॉपर क्लास रहेगी, जो कि संडे का हमारा कंपनसेशन रहेगी। भागना मत, फिर आप लोगों का नुकसान आपकी जिम्मेदारी, ठीक है? चलिए कल हम लोग किस पे बात करते हैं? डाइपोल हो गई, वो तो हो गया, डाइपोल को इतने पार्ट छोड़ रखा है। तो कल मैंने आप लोगों के मान सम्मान में जानबूझ के अच्छा टॉपिक नहीं पढ़ाया था कि चलो एक दिन तो एक हफ्ते मौका और दे देता हूँ, नहीं तो मैं वैसे गॉस थ्योरम पढ़ाता। गॉस थ्योरम अगर आपका छूटता तो बड़ा लंबा नुकसान था, तो इसलिए अगली बार से ऐसा ना करें कृपया करके, बाकी आप जैसा चाहें भाई। हाँ अब लिखिएगा GAUU नहीं GAUSS, गैस थ्योरम। बाहर भी नाम गॉस थ्योरम में लिखना इंपॉर्टेंट है। 1.5 घंटा अगर कोई सो रहा हो रहा, भूख भूख लग रही हो, ठीक हो गया ना ब्रेक, खा खा लिया, चलो आराम से आप सुस्ता सकते हो, सो सकते हो आराम से ब्रेक के बाद। क्या लिखना गॉस थ्योरम में? गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट भी जरूरी है, क्योंकि वो स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट लिखो, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड को अंडरलाइन करना, हाईलाइट, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times epsilon times the total charge present inside, the total charge present inside, the total flux passing through the closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge present inside। मानते हो क्या? फुल स्टॉप। देख लीजिए एक बार थोड़ा सा पहले, फिर इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ऐसा लिख लो, चलो फॉर्मूला लिखना, ऐसा लिखना, फाई मतलब फ्लक्स, जी मतलब गॉस के अकॉर्डिंग, फ्लक्स फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम is 1 upon epsilon naught times the Q enclosed। इसका कंपैरिजन बताऊंगा मैं, बट पहले आप लोग ये लिख लीजिए। हाँ 1 upon epsilon naught times Q enclosed, चलेगा क्या? हाँ हाँ देखना एक बार जरा, गॉस थ्योरम को समझने के पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पुराना ले लो, एक पुराना कुछ कंपैरिजन करा देता हूँ, फिर गॉस थ्योरम की केसेस पाएंगे, वो नए हैं काफी, कुछ ऑलमोस्ट नए बोल सकते हैं। देखो गॉस थ्योरम को समझने का आधार, जो गॉस थ्योरम है वो आधार हमारा है फ्लक्स। चूंकि फ्लक्स के बारे में बहुत चर्चा, पूरा एक चैप्टर अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्लक्स पे था, तो सेम टू सेम फ्लक्स की चर्चा यहाँ की जा सकती है। इवन तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमआई में बहुत ज्यादा बात करते हैं, यहाँ उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है फ्लक्स, बट ठीक ठाक है। तो पहले उसको आप रिकॉल करिए, फ्लक्स ईएमआई का स्टार्टिंग पार्ट, कोई भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, याद है नॉर्थ से निकलेगी, जितनी फील्ड लाइंस गुजरेगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी, वही फ्लक्स होगा। उस फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा, n मल्टीप्लाई करके
कह दें मैग्नेटिक फ्लक्स आई बी, बी मतलब मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट है, एरिया पे डिपेंडेंट है, थीटा पे डिपेंडेंट है। ये थीटा यहाँ पर मेन था, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। फिर ये एरिया वेक्टर मेन था, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के क्या होता है, मैग्नेटिक। वो सारे केसेस थे। देखो बच्चों, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, क्योंकि भाई अगर मैग्नेट रखी होगी तो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड गिरेगी, तो कोई भी मैग्नेट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस से गुजरी भाई उसका फ्लक्स जो बी cos थीटा होगा। तो कंपैरिजन, उस चैप्टर में मैग्नेट था तो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, इस चैप्टर में चार्ज होगा तो चार्ज से क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है भाई लोगों, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बनता है, सेम टू सेम, सब कुछ सेम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स सिंबल होगा फाई, फाई फ्लक्स का, ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला सेम, जैसे वहां बी ए cos थीटा है, यहाँ पर ई ए cos थीटा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में वहां बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, यहाँ ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वेक्टर फॉर्म की भी क्वेश्चन याद है, एरिया दिया होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया निकालेंगे और डॉट डॉट कर देंगे, वो टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछा था सेम टू सेम। तो कंपैरिजन देख लो, ई ए cos थीटा और बी ए cos थीटा, जहां पर थीटा यहाँ पर वही है, लिख के चलो एक काम करो इसको, ये तो सेम है, लिख लो। इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, जहां पर एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। क्या बोलते हो, इसी के बेसिस पे देखो, अगर थीटा 90 से छोटा हुआ, एक्यूट हुआ, तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, तो फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि फ्लक्स जो है वो cos थीटा पे डिपेंडेंट है। तो cos थीटा पॉजिटिव तो फ्लक्स पॉजिटिव। तो जब थीटा 90 से छोटा होगा, थीटा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, जैसे बच्चों ये है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ऐसी हो, ऐसे होती है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो एंगल है ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। इसमें दूसरा केस लिख लो, अगर थीटा 90 के बराबर हुआ, मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर तो खुद ही प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके प्लेन में हो गई, देख रहे हो, तब उसका एंगल कितना होगा, 90 होगा। एंगल 90 होगा तो cos 90 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, 0। इसको शब्दों में लिखना, शब्दों में, कि फ्लक्स 0 कब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शब्दों में लिखना। एक बार ऊपर देखोगे, ऊपर देखो, इसको शब्दों में बताओ। फॉर्मूले से तो कह दिया कि जब थीटा 90 होगा तो cos 90 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। मैंने थीटा देखो बना भी लिया, ये हमारा एक सर्कुलर रिंग है, इसका एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ले, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को शब्दों में क्या बोलोगे, ये कहाँ है, along the plane। रुको, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में है और एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में फ्लक्स 0 होता है। रुकना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्यों में यही काम आएगा। जैसे मान लो मेरा ये एक क्लोज सरफेस, वहां पे पढ़ा था, सर्कुलर भी हो सकती है, कॉइल, स्क्वायर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है। तो मान लो ये क्लोज सरफेस है, अगर इस क्लोज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, चैप्टर की कहानी क्या, जहां चार्ज है वहां फील्ड है, जहां फील्ड निकालेंगे वहां टेस्ट रखेंगे। तो मान लो मैंने इधर की तरफ एक चार्ज ले लिया, तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसी गुजर रही, ऐसी गुजर रही, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कॉइल के काय में है, प्लेन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में है ना, और इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना होगा, 90। तो मैं कहूंगा मतलब इस वाले प्लेन से गुजरने वाला फ्लक्स 0। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, फ्लक्स 0 होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में होती है। तो इसको हाईलाइट करके लिखना, क्या भाई लोग अपने शब्दों में लिखना, हाईलाइट करके ऐसे कि फ्लक्स 0 होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में होगी। फ्लक्स 0 होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में होगी, समझ लेंगे। हाँ, तीसरा पॉइंट इसके बाद, अगर एंगल 90 से बड़ा हुआ तो फिर cos थीटा की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो फ्लक्स की वैल्यू भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो वो ऐसा रहेगा कि एरिया वेक्टर अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी,
तो आप देख सकते हैं ये जो एंगल है ये क्या होगा, आउटलेस हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 3 प्रकार में क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो फ्लक्स इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल के थे। 90 से कम तो पॉजिटिव, 90 तो जीरो, 90 से बड़ा तो नेगेटिव। ये लिख लिया सभी ने? नहीं। लिख लो आराम से इसको जरा। लिखा सभी ने? हाँ। अब पॉजिटिव नेगेटिव को एक थोड़ा एक अंदाज से और देख सकते हैं, आगे भी काम आएगा। ये देखा क्या आप लोगों ने? हाँ, इसी को ऐसा कर देना, ऐसा करके ऐसा कॉपी में ऐसा कर दो, साइड में इसका यूज कर। अब देखो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो फ्लक्स को और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख सकते हैं, देखना। तो और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ऐसे भी देख सकते हैं। देखें, देखो मान लो मैंने कोई स्क्वायर एरिया ले लिया ऐसा। अच्छा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी वैसे? प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, बट हम अब थोड़ा यहाँ पे ऐसा बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब आप बोलोगे सर आउटवर्ड इनवर्ट कैसे देखें? तो जब सिंगल कॉपी होती है, जैसे सिंगल कॉपी, ये प्लेन हो गया तो ये प्लेन हो गया, तो इस प्लेन के लिए मान लो सिंगल प्लेन पेपर है, ये पेपर समझो, इस प्लेन का आउटवर्ड कौन सा लोगे? कुछ भी ले सकते हैं, ये मेरे लिए आउटवर्ड, इस प्लेन का आउटवर्ड आपके लिए वो है, मेरे लिए है। मतलब सिंगल प्लेन में आउटवर्ड और इनवर्ट डिसाइड नहीं कर सकते, समझ रहे क्या? बट जब एक क्लोज्ड फिगर होता है तो क्लोज्ड फिगर में अंदर और बाहर देखा जा सकता है। जैसे मैं इस रूम को अगर एक क्यूबॉइड या क्यूब समझ लो, क्लासरूम को समझते हो, कितने फेस देखो, एक दीवार को 2 3 4 5 और 6, तो अगर इस रूम को मैं पूरा क्लोज मान लो जो 6 फेसेस से मिलकर बना है, तो इसका आउटवर्ड इनवर्ड है, आप कहां बैठे हो, अंदर की बाहर? इसका इनवर्ड है, इनवर्ड आउटवर्ड। तो अगर मैं कहूंगा कि इस दीवार का, क्योंकि क्यूब वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रहता है, तो अगर पूछूंगा इस दीवार का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर कर दो तो इनवर्ड हो जाएगा, तो इस दीवार का एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर। ऐसे उस दीवार का भी बाहर, उस दीवार का, सारी दीवार का एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब सिंगल फेस लेते हैं तो सिंगल फेस का अंदर बाहर नहीं बोल सकते, वो तो एक ही बात हो जाएगी। बट जब क्यूब कह देंगे भाई, तो क्यूब के केस में ये कहा जा सकता है, पता है आपको? देखो तुम्हें क्यूब बना देता है, अरे यार एक तो पेन खरीद लो भाई यार, उसको भेज दे ग्रुप पे, पास कर दो भाई। हमारे साथ अभी भेज दो, सब ऐसा होता है, रिचार्ज डाल देंगे। अरे चलो बोल दो ना, सब ऐसा करते हैं। नीचे का भी बनो। दिखता है नहीं क्या? हाँ, क्यूब क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है,
हाँ सर। देखो ये क्यूब है, क्यूब बाय क्यूब जो भी हो सकता है, क्यूब पकड़ लेते चलो। क्यूब, हर क्यूब 8 फेस से मिलकर बना होता है। कितनी है? 8 क्या होती है? 8 मतलब आगे क्वेश्चन आएंगे भाई, सुनो। कोई भी क्यूब में 12 है। 8 होगी, सुन लो। कोई भी क्यूब में 8 कोने होते हैं, 12 साइड। 12 साइड गिनना हो, 1 2 3 4 कॉमन हो गई, 4 इसकी 8 4 इसकी 4 इसकी कॉमन भी हो जाएगी ना। तो ऐसा करके 12 एज होती है, 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 कोने। सॉलिड से लग गया तुम्हारा, अच्छा हुआ। 8 कोने वो, 12 एज और 6 फेस। इसको ध्यान रखना, आगे पूरा हमारा डिस्कशन इसी पे रहेगा। तो 6 फेस, 12 एज और 8 कॉर्नर्स, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं एक बेसिक फ्लक्स की बात करता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव देखना जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। वहां हमने कहा देखो क्या कि पॉजिटिव फ्लक्स वो होगा जिसमें एंगल 90 होगा। अब कभी कभी एंगल हमको डिसाइड करना पड़ता है, कैसे देखो। जैसे मान लो ये क्यूब है भाई, सुनो। इस क्यूब को रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चैप्टर के पहले वाले पार्ट में हमने क्या बोला, तो जहाँ चार्ज है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और मैंने अलग अलग पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली थी, अलग अलग पार्ट की मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली थी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अलग अलग पार्ट की किस किस की पढ़ ली थी? वो पॉइंट चार्ज की पढ़ ली थी, सर्कुलर रिंग, सेंटर वेंटर पे शीट की वायर रखी, और हॉलो और सॉलिड। ये 5 इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। इसमें मैंने कहा था, इसमें से मैंने कहा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है? इसमें तो मैंने कहा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो शीट की होती है, ठीक है। तो मान लो इधर पॉजिटिवली चार्ज एक शीट रखी हुई है, बहुत बड़ी सी, देख रहे हैं क्यों भाई लोगों? शीट के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? यूनिफॉर्म तो होती है, फॉर्मूला और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिप्रेजेंट किससे करेंगे? और पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड पॉजिटिव चार्ज के पास अगर टेस्ट चार्ज है कोई, तो वो किधर जाएगा? बाहर जाएगा। तो उस लाइन को याद करो कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा बाहर की ओर निकलती है। तो अगर ये शीट आकर रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगी और इधर भी निकलेगी। तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, मानो वो इस क्यूब से गुजर गई, ऐसे बहुत सारी निकलेगी ना, यूनिफॉर्म होगी। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ लो मैं से, ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला मैं? इधर की शीट रखी, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है, फंडामेंटल मत छोड़ो ना, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, सारे टेस्ट चार्ज बाहर निकलेंगे। क्योंकि शीट है तो यूनिफॉर्म फील्ड निकलेगी, इसलिए उसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे? पैरेलल लाइन से। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस से भी गुजरेगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस से भी गुजरेगी, ऊपर वाले से भी गुजरेगी, उसको भी चर्चा करते हैं। देखो मैंने ये रख दिया, चलेगा? क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही है ना, कोई थ्योरी नहीं है। अब मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कुछ फेसेस का नाम ले रहा हूँ, कुछ फेसेस का नाम ले रहा हूँ, उन फेसेस को आप देखना। सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूँ BCGF। BCGF देखो, BCGF, इसको हाईलाइट करो। तो BCGF को थोड़ा हाईलाइट में गंदा भी हो जाएगा हल्का फुल्का, बट मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। BCGF को मैंने ऐसा हाईलाइट कर दिया, देखो ये क्या बोलते हो? अब ये भी सबको अलग अलग भी दिखता है, सारी में ये सबकी नजर भी रहती है। ये बात नहीं चलेगी, बट ठीक है, थोड़ा उसको आपको विजुअलाइज करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों को BCGF दिख रहा है, कुछ लोगों को GFBC दिख रहा है। सुनो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, हालांकि देखो ऐसा, सबसे पहले मैं BCGF वाले से बात कर रहा हूँ।
मैंने कहा जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है बाहर की ओर, तो एरिया वेक्टर को बाहर की ओर बनाएंगे। तो बाहर की ओर देखो कैसे बनाएंगे, BCG मतलब ये ऐसा फेस, देखो क्यूब भी ऐसा रखा हुआ है, अभी 3D है ना, ये ऐसा रखा हुआ है क्यूब, एक दीवार यहाँ रखी होगी, एक दीवार यहाँ रखी होगी, एक दीवार देखो ऐसे पैरेलल है, दो फेस हो गए, तीसरा कहाँ रखा होगा ऐसा, चौथा। तो मैं दो फेस की बात कर रहा हूँ, कौन से वाले दो फेस की, ये वाले की और ये वाले की। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से आ रही, देखना इधर रखी शीट, ये फेस देखो ऐसा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो वो इधर से आई, ये से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से आते हुए ये उधर जा रही, क्या बोलते हो, इस फेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द बाहर, और ये अंदर होगा, बाहर वो होगा, इसका एरिया वेक्टर उधर आएगा, क्या बोलते हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है उधर ही, तो एंगल कितना होगा, तो ये वाले फेस से जब मैं बात करूंगा, ये वाले फेस से देखना जरा, तो ये वाले फेस से देखना जब मैं बात करूंगा, तो ये फेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर इधर आएगा, मानते हैं क्या। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, मतलब दोनों के बीच एंगल कितना है, 0। तो 0 डिग्री पे फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, रिवाइज कर लो, फ्लक्स का फॉर्मूला तो वो हो जाएगा EA cos 0, cos 0 मतलब 1। तो अगर मैं फ्लक्स लिखता किससे, एक ही बात नाम जो दोगे, GCBF से फ्लक्स लिखूंगा, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, वो होगा E, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एरिया स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर इनटू कितना, cos 0, ये एरिया मैंने ये फेस का एरिया लोगे ना, तो ये फ्लक्स हो जाएगा, इसको I1 लिख देता हूं प्लस EA स्क्वायर, दिस इज द फ्लक्स फ्रॉम द फर्स्ट फेस। क्या बोलते हो, अगर ऐसे ही मैं इधर वाले फेस से बात करूं, इधर वाले से नाम क्या दे रहा हूं मैं, ADHE, अगर मैं ये नाम दे रहा हूं, देखो ये विचार करो, तो इस केस में क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही शीट से आ रही, इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, मतलब इसमें एंगल कितना होगा, 180। तो इसको ऐसा बनाता हूं, देखो ये इसका एरिया वेक्टर इधर है क्यों बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये एंगल कितना होगा 180। तो इससे जब फ्लक्स लिखूंगा, फ्लक्स फ्रॉम ADHE, तो आएगा वही, सुनो इलेक्ट्रिक फील्ड E ही है, यूनिफॉर्म, एरिया भी वही रहेगा, A स्क्वायर इनटू कितना cos 180, तो वो कितना आ जाएगा -E²। ये दूसरे वाले फेस से बस, तो ये हो गया हमारा क्या, पॉजिटिव फ्लक्स, और ये हो गया हमारा क्या, नेगेटिव फ्लक्स। विचार करो, इसको मैं कुछ नाम भी दूंगा, पहले इसको देख लो। तो पॉजिटिव फ्लक्स को मैं एक नाम दे सकता हूँ क्या, हिंदी में बोलने के लिए, तो पॉजिटिव फ्लक्स को मैं एक नाम दे सकते हो, नाम ये, अगर फ्लक्स किसी सरफेस से बाहर निकल रहा है। आप विचार करो, जैसे ये एक सरफेस थी, उधर वाली, ये वाली, आगे वाली, देखो तो कैसा हो रहा था, पॉइंट क्या, जहां चार्ज है वहां फील्ड है, जहां फील्ड होगी वहां फ्लक्स भी होगा। तो इधर मैंने चार्ज रख दिया, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, वो इधर वाले फेस में क्या हुई, अंदर घुसी, कैसे बोलेगा, अंदर घुसी, और इधर वाले फेस से क्या हुई, बाहर निकली। तो जहां से बाहर निकली वहां एंगल कितना हुआ, 0, और जहां अंदर घुसी वहां, तो ये भी कह सकते हैं शब्दों में, इसको बुक में कहते हैं वो लोग, इसलिए बोल रहा हूं, इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लक्स। तो इनवर्ड फ्लक्स मतलब वो फ्लक्स, वो फील्ड जो अंदर घुसी मतलब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट, और आउटवर्ड फ्लक्स मतलब जिसके लिए एरिया वेक्टर क्या, सेम डायरेक्शन। तो कॉपी के ऊपर लिख दो आप लोग, तो आउटवर्ड फ्लक्स मतलब पॉजिटिव, आउटवर्ड फ्लक्स मतलब पॉजिटिव फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स मतलब पॉजिटिव फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स मतलब कौन सा, पॉजिटिव फ्लक्स। तो मान लीजिए ना ब्रैकेट थीटा कितना होगा, 0 होगा। इनवर्ड फ्लक्स मतलब नेगेटिव फ्लक्स, थीटा 180। तो इनवर्ड फ्लक्स मतलब फील्ड अंदर घुसी है और आउट मतलब बाहर निकली है, ठीक है। अब सुनो, ये तो मेरे दो ही फेस हो गए, बाकी को भी देखते हैं, दिखाना, बाकी को देखना, आप विचार करना, सब ऊपर देखो। तो हमने बोला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी भाई, इससे बाहर निकल गई, इसमें अंदर दो फेस हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरी यही देखो, पूरी हर तरफ ऐसी जा रही, यूनिफॉर्म में पॉजिटिव चार्ज है तो हर तरफ कैसी जा रही, ऐसी जा रही। तो मैं बात करूंगा ऊपर वाले फेस से, ऊपर वाले फेस का नाम देख लो,
ए बी एफ और ई ऐसे कैसे देख लो। तो ऊपर वाला फील्ड देखो ऐसा, एक कैसा था, एक कैसा था, इसमें घुसी इसमें बाहर निकली, दो हो गए। इसके बाद तीसरा ऐसा है, हाँ तीसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, फिर चौथा ऐसा होगा, पांचवा कैसा होगा, ऐसा होगा, और छठा कैसा होगा बाहर। तो तीसरा वाला देखो ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आके इधर से इधर शीट से देखो, इसमें तो ऐसी घुसी थी, अब ऊपर वाले फेस पे देखो कैसे निकल गई, अलोंग द प्लेन निकल गई। तो इसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन बाहर की ओर, तो इसका एरिया वेक्टर बनेगा ऊपर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल जाएगी, सरफेस के अलोंग। मेरे पास पॉइंट है, जब अलोंग द प्लेन निकलती तो कितना होता है, 90 होता है। तो फोटो भी बना सकते हो, देखो ऐसा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना हो जाएगा, 90 होता तो फ्लक्स कितना होता है, 0। इसका भी ये रहेगा, क्या बोलते हो ऐसे, इसका क्या बोलते हैं जो आगे रहेगा, सब विजुअलाइज कर पा रहे हो, जो आगे रहेगा उसका एरिया वेक्टर बाहर रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही है अलोंग द प्लेन। तो इसका भी ना, इसको बना लो क्योंकि डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा। तो बाहर वाले का भी 0 रहेगा और अंदर वाले का भी क्या होगा, 0 रहेगा। तो केस क्या बन गया कि जब किसी क्यूब को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इसको मैं अगर जनरलाइज करूं तो ऐसा है कि जब किसी क्यूब को, एक बार देख लेना ऐसा, जब किसी क्यूब को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं भाई, यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म 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 फील्ड में रखते हैं, तो 4 फेज से तो फ्लक्स 0 हो जाता है, 6 में से 4 फेज से फ्लक्स 0 हो जाएगा। रीजन क्या दोगे, थीटा कितना होगा, 90। एक फेज से फ्लक्स पॉजिटिव होता है प्लस ई स्क्वायर, और एक फेज से फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव माइनस ई स्क्वायर। क्या बोलते हो, ध्यान से ऊपर देखो फिर लिखना। अगर मैं आपसे कहूं इस पूरे क्यूब से फ्लक्स बताइए, पूरे क्यूब से, तो 1 2 3 4 6 से, तो पूरे क्यूब से लिखना है तो क्यूब में कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, तो 6 फेस का फ्लक्स जोड़ दो। तो 4 से तो वैसे ही 0 है, 1 से कितना हो गया प्लस ई स्क्वायर, 1 से कितना हो गया माइनस ई स्क्वायर। तो कंक्लूजन ये मिलेगा कि टोटल फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब फ्रॉम ऑल द 6 फेसेस will be equal to what, 0। इस पॉइंट को हम लोग स्टेटमेंट में भी लिखेंगे, इसको कॉपी में नोट कर दो। फिर इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। आज वो गायब है, कोयल कुमारी छुपी हुई है, वो किसको, वो कौन देख रहा है, कोई देख रही है, बच्चे क्लास में ध्यान से नहीं सुनते हैं, मैं तो मुझसे उम्मीद करो कि 2 दिन बाद जाके वो रिकॉर्डिंग ध्यान से सुन ले। ये बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल काम, क्योंकि 2 दिन बाद दूसरा काम आ जाएगा। क्यों नहीं, घर मत क्या, कोई बात नहीं, दिवाली तो आई इसलिए गई आती, कुछ लोगों को भविष्य बना देती है, कुछ का बिगाड़ देती है। दिवाली तो है इसलिए, कुछ लोग यूटिलाइज कर लेते हैं, कुछ लोग भी यूटिलाइज कर लेते हैं। ताकि बटाके पूरा धनतेरस में तैयार हो सके। लिखा भाई सभी ने? तुमने क्या सुन लिया? क्या बोला? इसको बहुत पसंद है, मतलब मैं सबसे एंजॉय करती हूँ। हाँ, वो तो है हर जगह। ये
कॉलेज में जाके वो जो गॉसिप लड़कियां रहती है ना एक वो पुरानी लीची करने वाली ये आपके आपकी सीमा में नहीं बोल सकती हो। मैं तो बोल सकती हूँ सॉफ्ट तुम्हारी जो एक सॉफ्ट गॉसिप रहती है ना अच्छा लगता है मतलब मजा लेना और मैं बोल रही मैंने करके आप तो बोलो ही मत। तुम तो सबसे खास बदतमीज लड़की हो आइए एकदम आपने सही बोल रहा हूँ अब पूरी बात सुषमा दीदी देती है मेरे को। तुम्हारी किस्मत अगर हो गई तो निकल जाएगा सेशन पर किसी दिन मेरा दिमाग सही नहीं रहा और तुम्हारा बोलना हुआ तो उस दिन तुमको मैं असली शब्दों का प्रयोग सुनाऊंगा। अभी तक तो ठीक मजाक मजाक में चलता रहता है। वो देखते हैं वो ऐसा घड़ी का कांटा बैठता है कि नहीं कभी। जैसे तुमने उसे बोला जरूर था मुझे अच्छा नहीं लगा था। क्या मेरी एक आदत है मैं हमेशा ड्यू रखता हूँ। इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करता मैं कभी। ड्यू रख लेता हूँ। जैसे मुझे किसी बात अच्छी नहीं लगी ना ड्यू रख लेता हूँ। ठीक है इसको वक्त आने को देंगे विद द इंटरेस्ट। तो तुमने ऐसे बोला था ना मुझे अच्छा नहीं लगा था बट उसको मैंने होल्ड किया। क्या हो गया आपके दोहरे पड़ रहे हैं शराब के क्या और फिर तब उसका सम मैं हाँ तब तो पॉपुलर ही है। समय आने को हो सकता है कि आपको उसका इलाज नहीं किया जाए या हो सकता नहीं देखिए ना नहीं सर दो नहीं ये और उसका मजा भी अलग रहता है। जब किसी को देख लिया कोई अपने संग बेईमानी कर रहा है कुछ भी तेज चल रहा है मेरा मुझे कभी कभी तो हम गुस्सा हो सकते हैं वैसा डिपेंड्स ऑन द मूड। और मान लो कि आपने उसको होल्ड करके रख लिया किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया और आपने उसको सेव कर दिया बस इंतजार करो सही वक्त का जब वो फंसे फंसा तो गलत नहीं जब वो आपके पास आएगा तो उसको याद करो कर्मा क्या बोला था डाउट मेरे दोस्तों को बहुत मजे लेता हूँ मैं जो देख चलते हैं ना मैंने बेटा पैसे तो लगेंगे कभी जरूरत तो पड़ेगी आओगे हमारे पास बेटा रुको सही तो जब आते हैं तब खाना भाई क्या उस दिन तो बहुत तेज चल रहा तो बिल्कुल फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसे बन जाता है अरे भाई मान करते भाई प्लीज यार तो मेरा भाई है यार ऐसा फिर उनको अपन धीरे धीरे उड़ा के बहुत मजा आज सुषमा दी का दिन ही खराब है सुबह से कुछ ना कुछ सुबह से गाली पहली बार गाली खाई थी क्या काम करोगे गाली खाने वाले हुआ थोड़ी ना मिलेगी क्यों बेटा काम करोगे गाली मिलेगी बेटा। हाँ इसको नीचे नोट बना के लिखना इसको नीचे नोट बना के लिखना नीचे नोट बना के लिख लो कि ये लिखा आप लोग नीचे नोट बना के लिखना इफ अ क्यूब बहुत अच्छे से हाईलाइट करना इफ अ क्यूब ऑब्लिक फिर अलग तरह से लिखना इफ अ क्यूब ऑब्लिक एनी अदर क्लोज्ड सरफेस if a cube oblique any other closed surface ध्यान से लिखना cube oblique any other closed surface is placed in uniform electric field is placed in uniform electric field is placed in uniform electric field then the total flux passes through the closed surface is always zero
एक बार फिर सुन लो अच्छे से इसको लिखना। इफ अ क्यूब ऑब्लिक एनी क्लोज्ड सरफेस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड then the total flux passes through that closed surface is always zero, always zero। ब्रैकेट में रीजन, जितना फ्लक्स घुसेगा, ऐसे ही लिखो, जितना फ्लक्स अंदर घुसेगा, फ्लक्स मतलब फील्ड, जितना फ्लक्स अंदर घुसेगा उतना ही बाहर निकलेगा। इस पे नीट में क्वेश्चन है भाई, जितना फ्लक्स अंदर घुसेगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा। नीट में शायद 2-3 बार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इसके मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ, समझे? तो क्यूब के केस में इसको मैंने प्रूव कर दिया, क्योंकि क्यूब एक सिमेट्रिकल फिगर है, अच्छा लगता है प्रूव करने में, मजा आता है, तो कर सकते हैं 1 से प्लस 1 से 0। बट बाकी कुछ केसेस में हो सकता है हम लोग इसको प्रूव ना कर पाए। तो अब क्यूब के अलावा कौन से केस बनेंगे भाई, सुनना, ये थोड़ा नया पार्ट है, इसको अच्छे से सुनना, ये मैग्नेटिज्म में नहीं है, ये वाला जो पूरा पढ़ा रहा हूँ। क्यूब के बाद फिर दूसरा केस बन सकता है सिलेंड्रिकल फिगर वाला। सिलेंड्रिकल फिगर में देखो, अभी गॉस थ्योरम की बात नहीं कर रहा हूँ, गॉस थ्योरम बता के करो, अभी मैं बात कर रहा हूँ फ्लक्स की, ये कॉस थीटा की। तो अब सिलेंड्रिकल केस में कैसे देख सकते हैं उसको आप लोग देखना। तो सिलेंड्रिकल के केस में देखो कैसे देखेंगे, तो अब पकड़ लो ये हमारा सिलेंडर है, ओ भैया देखना, कॉपी पेन छोड़ के पहले समझ लो, सिलेंडर किस किस से मिलकर बना होता है? पहले तो जो लोग सुन लो, जो लोग, स्फीयर इज अ 3D फिगर और डिस्क इज अ 2D फिगर। डिस्क मतलब थाली, तो थाली यूज करते हैं, और स्फीयर मतलब गोला। तो जो सिलेंडर है वो बेसिकली 2 डिस्क से मिलकर बना है और एक कर्व सरफेस से मिलकर बना है, मानते हो क्या? सिलेंडर मतलब गोला पाइप। क्यों? जो खोल क्यों हो रहे हो? खोल क्यों हो रहे हो? ये सिलेंडर ऐसा है ना, इधर वाला हिस्सा काट दो, सिमेट्रिकल यहाँ से काट दो, ऐसा काट के जोड़ दो। तो जो सिलेंडर है वो किससे मिलके बना है, ध्यान से देखना भाई। तो एक मिलके बना है कर्व्ड सरफेस एरिया से, इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। इधर की तरफ क्या रखी है? डिस्क थाली, और सेम इधर की तरफ भी क्या होगी? डिस्क। मतलब कोई भी सिलेंडर 2 डिस्क से मिलके बना होता है और एक कर्व्ड सरफेस से मिलके बना होता है। धीरे धीरे विचार करना। मेरा काम क्या है? मेरा काम है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट शेप को रख देना। एक बार मैंने क्यूब को रख दिया, अब मैं रखूंगा सिलेंडर को। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहां से? यूनिफॉर्म शीट से, तो इधर की तरफ से बड़ी शीट ले लो। अब सुनो, ऐसा कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव होगा, नेगेटिव शीट ले लोगे तो बताओ क्या होगा? सिंपल लाइन आप डायरेक्ट याद करेंगे। पॉजिटिव चार्ज कैसा भी हो, जहां चार्ज है वहां फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की होगी, उसको आंसर रिवाइज करो। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की। अगर शीट होगी तो यूनिफॉर्म फील्ड होगी जो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये शीट नेगेटिव है, देखना। तो अभी शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे आएगी, और क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पैरेलल लाइन से। और नेगेटिव है इसलिए इधर है, पॉजिटिव होती तो देखो। तो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के 2 सर्कुलर सरफेस है, इसको बोलूंगा सर्कुलर सरफेस, इसको भी क्या बोलूंगा? सर्कुलर सरफेस, और इसको क्या बोलूंगा? कर्व सरफेस। मानते हो? तो सिलेंडर से टोटल फ्लक्स निकालना है, मतलब ध्यान से, सिलेंडर से टोटल फ्लक्स निकालना है, मतलब कर्व सरफेस से फ्लक्स लिख दो प्लस 2 फ्लक्स लिख दो, किससे? सर्कुलर सरफेस। ध्यान से लेना, ये क्वेश्चन नीट है, इस पे बेस पे 2 सर्कुलर सरफेस लिख दो और एक किससे लिख दो? कर्व सरफेस। मानते हो? अब हमने क्या बोला, जब क्लोज्ड फिगर ले लेते हैं तो उसका अंदर और बाहर होता है। तो ये सिलेंडर का अंदर क्या होगा? ये होगा, और इसका बाहर क्या होगा? ये होगा। मानते हो क्या? देख लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, मतलब राइट से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है? लेफ्ट आ रही है। राइट से किधर आ रही है? लेफ्ट आ रही है, देखना। हाँ, अब मैं जब फ्लक्स लिखूंगा, तो अब जब मैं फ्लक्स लिखूंगा, देखो सबसे पहले ये पहली सर्किट, इसको नाम दे रहा हूं 1 और इसको नाम है 2। इस 1 वाले का एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। मानते हो? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज तो ऐसी जा रही थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है। तो इससे जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। उठा लेते हैं इसको काम से। हेलो हेलो हेलो,
सॉरी बोलने भूल लगाया। हाँ तो इससे फ्लक्स क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर है, तो इसमें जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, 180 होगा। हेलो आपको मेरा सिर्फ बिल का इशू सॉल्व करवा दो, रीजन बता बना के 2 महीने मैडम आप लोगों को कितने फीडबैक कर रहे हो, आप लोग 3 दिन से कोई फीडबैक दे रहे हो। आप मेरा बिलिंग का इशू सॉल्व कर दो, आपकी सर्विस बहुत घटिया है, आपके नेट से तेज मेरे मोबाइल कर ये देखा ज्वाइन करने के पहले अगर मार्केटिंग है कोई चीज आप लेते हो ना तो आप नोटिस करो, जैसे मान लो मेरे को अभी तो मैं पकड़ लो कुछ भी, मुझे अभी कोई सामान खरीदना होगा, आप किस दुकान पे जाओगे, बोले भैया मुझे सामान खरीदना है, बोल लो बिल कर चाय पानी की ना बिल कर लिए। तो लेने के पहले कभी कोई नहीं बोलता अरे सर वो आपने इस प्रोडक्ट की इंक्वायरी करी क्या, इसमें थोड़े ड्रॉबैक्स भी हैं या इसकी पॉजिटिव भी, सर आपको थोड़ा बोले नहीं आपको लेना तो ले लो। और जब अपन कोई चीज मना करो भाई, देखो कितना परेशान कर देते हैं भाई को, कभी कभी इरिटेट हो, उनका इरिटेशन का भी लॉजिक है कि इरिटेट कर करके वो आदमी का मन पड़ना देते हैं। अब मैंने बोला कि मुझे 2 महीने हो गए सर, वो रोज कोई नया कॉल कर देता है, वो क्या दिक्कत है इस फीडबैक में, सर्विस है, अच्छा नेट इशू, हाँ ठीक है हम नेट इशू ठीक कर देंगे, फिर गाली बको, फिर कल नया फोन आया था, अच्छा नए लोगों से करते थे, बोले नहीं सर सॉरी हमने तो पहली बार किया था, अगली बार नहीं करेंगे। तो मतलब वो काटने ही नहीं देते, पूरा सब कुछ कर देंगे, बस कनेक्शन मत काटो। जब उनको फाइनली बिल्कुल बदतमीजी बिल्कुल हद पार कर दोगे तब जाके फिर वो, जैसे ये तो मैंने बदतमीजी नहीं करी थी नॉर्मल, सर आप स्किप कर रहे हो नहीं कुछ शिफ्ट काय को शिफ्ट भाई घटिया नेट है तुम्हारा, अपने सालों इंडिया बना रहा 1000 रुपए लेके मिलता तुम्हारे पास तेज मोबाइल नेट चलता है, सही बोलूंगा ना, तब उनको बिल्कुल बदतमीजी कर दो ना, परसों मैंने कर दी, तब जाके भाई उसने बहुत बदतमीजी के बाद मेरा डिस्कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट कर दो, अब गाली वाली बात मुझे भी सर कोई ठीक से फोन आया था, मैंने बोला सिलेक्शन हो गया है मेरा वो तो कर सकते हो, मेरे को उनको जलील करना ना, क्योंकि साले 5-6 महीने से पैसे ले जा रहे हैं, 6000 के लगभग ले लिए और नेट के नाम पे धब्बा। देखो इधर जब इस सर्कुलर सरफेस से फ्लक्स लिखूंगा तो ई उधर घुस रही है, ये बाहर आ रहा है, एंगल कितना कर दोगे 180, इसका एरिया कितना लिखोगे, सर्कुलर सरफेस है तो पाई आर स्क्वायर, तो इधर वाली सर्कुलर पाई सर्कुलर पहला, तो ए होगा पाई आर स्क्वायर, एंगल होगा 180, तो पहली सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो माइनस, मानते हो यही फ्लक्स देखो छीड़ते हुए इसके अंदर घुसा, अच्छा ये बात हो गई ना, अंदर इनवर्ड हो गया ये, तो ये हो गया इनवर्ड फ्लक्स, तो वो फ्लक्स जो अंदर घुसता है वो नेगेटिव होता है, इधर देख लेना, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसी, घुसते 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 इस सरफेस से क्या हुई, बाहर निकली, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, बाहर ही होगा, मानते हो क्या, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बाहर की ओर, तो इसका एरिया वेक्टर भी बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, तो दोनों के बीच इसका जो एंगल होगा भी होगा, मानते हो। तो दूसरी वाली सर्कुलर सरफेस जब फ्लक्स लिखूंगा पाई सर 2 तो होगा भाई ई, एरिया इसका भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर, एंगल cos 0, ये कितना होगा प्लस ई इनटू पाई आर स्क्वायर, मानते हो क्या, ये फ्लक्स बाहर निकल रहा मतलब कैसा हो गया आउटवर्ड, समझ लो, तो इनवर्ड लिख दिया आउटवर्ड लिख दिया, बट अभी भी तो कर्व बचा हुआ है, कर्व सरफेस से कितना होगा, कर्व सरफेस का उसको प्रैक्टिकल देखो भी सही, कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा वो एरिया वेक्टर किधर आएगा, कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, मानते हैं क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये एंगल कितना आएगा 90 डिग्री आएगा ना, तो कर्व सरफेस का फ्लक्स कितना होगा 0 हो जाएगा, लिख देना, तो फ्लक्स फ्रॉम द कर्व सरफेस, आप लोग करो सॉल्व इसको पूरा,
तो फ्लक्स फ्रॉम द कर्व सरफेस क्या होगा बच्चों, ए cos 90, तो वो कितना हो जाएगा 0। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, ये भी 0, एक प्लस पी और एक क्या होगा माइनस ए। हेंस प्रूफ। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिलेंडर को रखोगे तो भी फ्लक्स कितना होगा, 0 ही होगा। बढ़िया। अगला सवाल। लिख लो बेटा, क्या नाम तुम्हारा, प्रकाश? विशाल। ऐसे अलग अलग शेप आप जब रखोगे तो सभी शेप से गुजरने वाला फ्लक्स टोटल 0 होगा। जितना अंदर घुसा उतना बाहर निकला, तो अंदर और बाहर इज इक्वल टू 0। ठीक है आदित्य, अंदर और बाहर इज इक्वल टू 0। तुमने लिख लिया बेटा? ये बहुत धीरे धीरे लिखता है हमें, इसको घटा के लिखो। बहुत धीरे धीरे लिखता है ये, सारे लड़के मुझे धीरे धीरे लिखता है। लड़के तो देखो दो टाइप के होते, पहली बार लिखते हैं, हम लोग तो लिखते नहीं थे, लिखवाना बाद नुकसान हो जाता है। और दूसरे लिखते हैं तो फिर कट शॉर्ट कर कुरा के ऐसे 2-4 डायग्राम बना करोगे, तुम लोग इतना कहाँ लिखे, डायरेक्ट ऐसे लिख दो 0 0 2 into 0 0 याद देगा, आगे देखेंगे सब देखेंगे आगे के पहली बार नहीं पढ़ते। तुम लोग इतना सिंसियर कर सकते हो यार, लड़कों करना पड़ता है। तो मेडिकल कर वाली करना। हो गया। देखो किसी में और अलग अलग शेप भी लिख लो। तुम लोग सारे आजकल बहुत मिक्स टाइप के चल रहे हो। तो ये कब गया बात? देखो तुम लोग आजकल थोड़ा मिक्स टाइप के होगा आजकल लड़कों में, मतलब एक जनरली सभी कॉम में भाई, जैसे हमारे टाइप में कोई आज मेरे दोस्त लोग भी ऐसे थे काफी, कुछ थोड़े कम ज्यादा फट्टू तो उससे कम लेते थे, अलग अलग टाइप के लेते थे। जैसे मेरे को कोई बोलता ना मेरे टाइम पे अभी भी किससे ये मत कौन ना हो, ये हो जाएगा तुम्हारा तो फिर भाई नुकसान ले लेंगे, बोले ये करके जरूर। जैसे एयरटेल वाला में पेमेंट इसलिए नहीं भरा, क्योंकि देखिए तो होता क्या है कि क्या मैटर पुलिस तक जाता है या झगड़े तक जाता है, सर 500 रुपए का नुकसान है, चलो ठीक है 500 चक्कर में 1000 भरना पड़ेगा। पहले 500 में 471 में काम हो जाता है, अब कम से कम 800-900 तो भरनी पड़ेगी। 400 का लॉस लूंगा, वो देखना एंड रिजल्ट क्या है। मतलब अगर बोल दूं मैं 1 रुपए भी दूंगा, आना मत फंसे भाई, तो क्या करते हैं, क्या वो 3-4 लोग लेके आएंगे या कोई पुलिस को कॉल करेंगे या क्या होगा, देखेंगे मैटर। फिर ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये लोग साले वसूली करते हैं, पुलिस में जाता है, घर वाले पे 2-3 लोग आ जाएंगे तो फिर मैं दे दूंगा, पर दूंगा 1500 नहीं, 1500 तो फिर अब लेने के लिए बहुत जल्द लगेंगे, 1000 रुपए तक दे दूंगा। 1000 पिछली बार 500 दिया, इस बार 1000। देखना एक बार चुल्ली जो रहती है वो आजकल के लड़कों में है ही नहीं। मैंने बोला तुमको मतलब नुकसान हो जाए, तुमको ऐसा होना चाहिए, ठीक है सर नुकसान ही देंगे, नहीं जाओ। तो वैसे तुम्हारे अंदर कोई वही तुम सालों की टेस्ट करवाना देखो। सुनो, एक बार नीट के 2 क्वेश्चन ऐसे थे, अच्छे लगते हैं ऐसे फोटो,
क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो एंगल में कर भी देते हैं, पता है? क्यों सुषमा? हाँ सर। अरे बोलो यार, थोड़ा बहुत बोलो। नहीं होगा। भाई मास्टर बोलेगा तो डर लगता है ना। तुम भी यार दम नहीं तुम्हारे। लड़का थोड़ी ना वो दम रहेगा। देखो और मेरे पापा मम्मी को बता दिए तो मेरे पापा मम्मी बहुत पिटेंगे मेरे को। पापा मम्मी कमजोर लोग बताते हैं जो हैंडल नहीं कर पाते। ये तो तुम बताओगे पापा मम्मी, मैं तो बताऊंगा। नहीं बताओ, तुम बताओगे तो सब परेशान कर रहे हैं। नहीं ऐसा तो मम्मी ने बताती नहीं, क्योंकि हमारे घर वाले बोलेंगे तुम्हारी गलती है इसलिए कुछ किया होगा इसलिए तुम्हारे बात तो गलती तो घर वाले असली हैं, तुम्हारे घर वाले असली हैं। मेरे सर तो मेरे को माँ की गाली बकते थे। फिजिक्स मैथ्स वाले खुल्लम क्लास में माँ बहन कर देते थे, मेरे 2 मिनट मोड़ बोलो चिल्ला चिल्ला वो तेरी एक बार मेरे को वो पीटी में नीचे से गाली बक रहे थे, नीचे थे वो ऊपर था और मेरे को पता क्या हुआ 10th 11th में कुछ मैंने कर दिया, वो कांड रोज करता था मैं, तो मेरे को नीचे से गाली बक रही थी, देखा तो हाथ काट नीचे तो हुआ नीचे से गाली बक रहा हूँ भाई, अपन कितने भी रखो डर लगता है बहुत मार में हमको नहीं तो नीचे से गाली बक रहा हूँ मैं, मेरा दोस्त बड़े बड़े भाई हो जाता है बहुत मारेंगे और पूरी पीटी चल रही है और बुला रहे नीचे नीचे हम पार्टी में, क्योंकि मारने का उनकी सीमा नहीं थी ना, वो तो मारते थे गंदा कुत्ते की तरह बैठ के। घर पे बोलोगे तो भाई मेरे को लगा मार पड़ेगी, बट उस दिन मार नहीं पड़ी, उन्होंने बहुत गाली बकी कि तेरा सारा ये कर दूंगा ना वो उतार दूंगा हीरोगी की तेरे 2 महीने में ये वो। मैंने घर जाके मेरे को बुरा लगा, मैंने बोला मैंने गाली बक रहे वो तो आप बोले क्या मैं गाली बक रहे माँ बहन की, मेरा बाप मेरे को गाली बक तो वही ऐसे। मैंने बोला भाई यार बता रहे हैं हमारी जितनी तुम्हारे घर वाला असली नहीं। देखो ये 2 क्वेश्चन है नीट के, इन दोनों क्वेश्चन पे आप विचार करना। तो ये हमारा ये cos थीटा वाला पार्ट ऐसा होगा, एक बार देखना कुछ डिफरेंट शेप्स ले लें। पहला शेप मैंने स्क्वायर ले लिया और दूसरा शेप भी कुछ इसी तरह से स्क्वायर रेक्टेंगल, जो आपको पसंद हो अपनी पसंद के अनुसार चुन ले। देखो एक इस तरह कुछ इंटरेस्टिंग देते हैं कि एक स्क्वायर को थोड़ी 2-3-4 कहानी किससे भी होंगे लाइन में पूरे पढ़ लेना आप लोग। A closed surface is placed in a uniform electric field और 2-3 लाइन और जोड़ दो मंचा such that this is in the photo। तो बोलेंगे find the total flux passing through the closed surface। तो हमको लगता है कि मतलब कुछ नया होगा, भाई ऊपर से तो गुजर नहीं रहा, सिर्फ आधे में से गुजर रहा है, ऐसे कुछ भी कहानी जो ही बनती है। ये सारे क्वेश्चन उस पे भेजे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी को भी रखो, जितना ये वाले हिस्से से क्या होगा, कौन सा फ्लक्स होगा, ये वाले हिस्से से जितनी फील्ड बाहर निकली पॉजिटिव फ्लक्स होगा उतनी ही क्या होगी अंदर निकलेगी नेगेटिव फ्लक्स। तो टोटल कितना हो जाएगा 0। नीट का क्वेश्चन नहीं है। फिर एक बार क्वेश्चन को ऐसा डिजाइनर बनाते हैं जब 45 आता है तो हमको लगता है अब तो √2 आ गया है, ये cos 45 तो बनता है, और ये cos 45 को ऐसा ऑप्शन दे देते तो हम मोह में आ जाते हैं। यहाँ भी ऐसा भाई देखो ये 4 लाइन बाहर लिखी ना, तो जितना फ्लक्स बाहर निकला उसको जनरलाइज कर देना, उतना ही फ्लक्स जो है वो किधर होगा अंदर से। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी को भी रखो, अब इसको ये cos थीटा से मत करना, ये तो मजा खराब हो जाएगा, उससे मत करिए। सिंपल सी बात है, जितना अंदर घुसा उतना बाहर निकला। सो इन ऑल सच केसेस द टोटल फ्लक्स विल बी 0। इसको अंडरलाइन करके सबमिट कर दें, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। चाहे हां एरिया वेक्टर कैसे देखेंगे ऊपर से जा रहे हैं ना ये वही करो, उसको मत देखो, एंगल पे एरिया वेक्टर मत देखो, बट देखोगे भी अगर इंटीग्रेशन से तो वो इसीलिए नाम बोला ना मैंने, ये इसी कारण में जितनी लाइन अंदर घुसी उतनी लाइन बाहर, 4 घुसी 4 बाहर निकली, तो 1 प्लस ये तो 1 क्या हो जाएगा माइनस। क्यों बेटा सीजर, ठीक है क्लास में हो आज बोले मतलब बेटा से पढ़ाई करते हैं एक छोटी सी बच्ची, ठीक है सभी ने, ये हमारा ये कॉपी सर हो गया अभी
खाली अपने आप को लड़का मैं तो प्रूफ करना छोड़ दिया भाई। निकले ठीक है बेटा चंचल साहू साहू मैंने जबलपुर के आसपास बहुत है जबलपुर छत्तीसगढ़ में तो उधर के पास और एक दिन लगा मैं एमपी से अपनी क्रॉस करने में एक दिन लगा 24 घंटे देखा सभी ने ये हमारा ये कॉस्ट था। नेक्स्ट लिखना अगर मैं गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट पहले लिख दिया वो मेरे को लगता है सही नहीं रहा। गॉस स्टेटमेंट का नीचे लिखते तो ज्यादा मजा आता। दो अलग अलग टॉपिक आते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे गॉस थ्योरम पे। हाँ वो जो लिखा उसको लिखना है तो देखो सुनो ये देखा आप लोगों ने सभी ने। अब देखना अब आपके मन में अगला सवाल कि गॉस थ्योरम की जरूरत तो अभी तक पड़ी नहीं। गॉस थ्योरम क्या है और कैसे अलग है वो देखना। कैसे क्लासिफाई करूंगा एक बार देखो बच्चों सुनो। फ्लक्स दोनों ही टॉपिक का चैप्टर का नाम है वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले चैप्टर का नाम ये है फील्ड एंड फ्लक्स और दूसरे चैप्टर का नाम है पोटेंशियल। पोटेंशियल है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं फील्ड की अब हम बात करें फ्लक्स की। ध्यान सुनना लिखना नहीं। अच्छे से देखो कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के हमेशा दो तरीके होते हैं और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेथड 1 और मेथड 2 इवन तो होता वही है। फ्लक्स मतलब वही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है। अब देखो ध्यान से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये cos थीटा हो गया वो पहला तरीका था। कहीं भी फ्लक्स निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो जो हम लोग पूरा भी घंटे चर्चा किए हैं ये cos पूरी कहानी पूरे केसेस जो पढ़े मतलब पहला फ्लक्स निकालने का तरीका a cos और दूसरा फ्लक्स निकालने का तरीका है cos जो सस्ता तरीका 1/ε0 into q। अब सवाल ये कि पहला आपको हिंट कैसे मिलेगा। हमको कैसे पता चलेगा cos थीटा कब लगाना है और हमको कैसे पता चलेगा कि ये cos थीटा कब लगाना है। तो विचार करो ध्यान सुनना। अगर फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखना हो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखना इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां पर आप लोगों को गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि गॉस थ्योरम में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आई नहीं थी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र ही नहीं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगा। क्वेश्चन से भी और कंपैरिजन कराऊंगा। ये जो मैंने पहले कराए थे क्वेश्चन ही थे बेसिकली। तो जब भी फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगा पहला तरीका लगेगा ये cos थीटा। ये cos थीटा रिलेटिवली अच्छा तरीका है क्योंकि वहां पर फिर आपको थीटा देखना पड़ेगा जो हमने अभी देखा। एरिया वेक्टर रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रखनी पड़ेगी। मतलब ये cos थीटा एक अच्छा तरीका होता है फ्लक्स को निकालने का और उसको यूज करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है हाँ। उसी फ्लक्स को निकालने का दूसरा तरीका जो सस्ता तरीका है जो cos से डिराइव करते हैं क्योंकि cos थ्योरम में कुछ भी नहीं आता है सिर्फ q इनसाइड चाहिए। एप्सिलॉन की वैल्यू तो वैसे भी कैसी कांस्टेंट है। तो हमेशा दोनों जैसे फ्लक्स कान पे फ्लक्स पड़ेगा हमेशा दोनों चैन आपके सामने होना चाहिए। बोलना भी ऐसे ही कि या तो ये cos थीटा या cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये cos थीटा और चार्ज दिया होगा अगर इन टर्म्स ऑफ चार्ज अगर दिया होगा तो फिर गॉस थ्योरम हम लोग फिर हम लोग फ्लक्स किससे निकालेंगे गॉस थ्योरम से। अब इससे निकालना रिलेटिवली काफी इजी भी होता है बट इसके मैं कुछ केसेस आपको बताता हूँ। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आप लोग ये cos थीटा को ड्रॉप कर दो क्योंकि उसके केस हम लोगों ने देखे। अब हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है किससे cos थीटा से। ठीक है कुछ केसेस से कुछ प्रॉपर्टीज भी है। रुक ना मैं एक फोटो दिखा दूंगा एलन के मॉडल का उसमें प्रॉपर्टी प्रॉपर लाइन से लिखी हुई उसको आप लोग लिखना। ठीक है प्रॉपर्टी आप समझना। मान लो ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है पॉइंट चार्ज की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो मैंने ये पॉइंट चार्ज पकड़ा Q1 क्या बोलते हो। इस पॉइंट चार्ज के नजदीक मैंने एक क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस बना ली।
इसको मैंने कहा इमेजिनरी सरफेस। इमेजिनरी सरफेस शब्द एक बार पहले भी इस्तेमाल हुआ है। इमेजिनरी सरफेस का इस्तेमाल एक बार पहले भी हुआ जब हम लोग से होमवर्क करके लाए थे। हाँ चले नहीं नीचे बाद में मैंने उसको एक बार बताया था थोड़ा बहुत। हाँ, तो इमेजिनरी सरफेस को ही गॉसियन सरफेस का है। तो गॉस के सम्मान में क्योंकि उसको इज्जत देनी पड़ती है, तो इमेजिनरी सरफेस को ही गॉसियन सरफेस कहेंगे। ठीक है, इमेजिनरी मतलब हमारे मनचाही जिससे हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो सवाल देखना भाई कैसा रहेगा, सुनो। ये एक पॉइंट चार्ज है जिसको इस स्फीयर विच इज इमेजिनरी, इस स्फीयर के सेंटर पर रख दिया। सही है। अब वो पूछेंगे क्या, देखना वो पूछेंगे ऐसा, फाइंड फ्लक्स थ्रू स्फीयर, फाइंड द फ्लक्स थ्रू स्फीयर। इस स्फीयर से गुजरने वाले फ्लक्स की चर्चा करते हैं। मतलब आपको ये बताना है, ये जो स्फीयर दिख रहा है इस स्फीयर से कितना फ्लक्स निकला। शुरू कैसे करें, फ्लक्स निकालने के दोनों से आंसर सेम आए, ये cos थीटा भी और cos डिपेंड्स ऑन द केस कि आप किसको चुनते हैं। तो हमको बताना है फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, इस स्फीयर से मुझे क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। तो अब या तो आप ये cos थीटा से करोगे या q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से करोगे। फिर से कह रहा हूँ, एक तरीके से आंसर बहुत मुश्किल आएगा और एक तरह से बहुत इजी आ जाएगा, वो दोनों क्वेश्चन पर डिपेंडेंट होगा। तो चूंकि ध्यान सुनना, चूंकि ये जो स्फीयर है इस स्फीयर के भीतर क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक फील्ड ही थी। अब आप बोलोगे सर इस चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, फिर उसको ये कर देंगे, फिर cos 0 कर देंगे, वो दोनों तरीके नहीं मिला। अगर चार्ज के टर्म्स में लिखना हो तो सस्ता तरीका cos 0, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखना हो तो ये cos। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एक्सटर्नल नहीं दी हुई है तो यहाँ पर वो ये cos थीटा को स्किप करेंगे। मतलब ऐसे लिखना बहुत जरूरी है कि यहाँ जो है वो ये cos थीटा को मत छू, निकाल सकते हैं दिमाग में वक्त लगा के, बट ये तरीका नो मेथड, ये मेथड यूज नहीं करेंगे। इसको यूज करते हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, क्योंकि हमें इस क्लोज सरफेस के भीतर क्या दिया, चार्ज दिया। देखो कितना इजी है। द फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज सरफेस गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या, इसके अंदर, तो इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके भीतर चार्ज कितना है, क्यू है। तो इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको देखो, मतलब इस स्फीयर से जो टोटल फ्लक्स पास होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये क्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। तो भी देखो ऐसा, ये क्यू पॉजिटिव होगा तो यहाँ क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, और क्यू जब पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब इस केस में फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। विचार करो, मैंने बताया पॉजिटिव फ्लक्स मतलब आउटवर्ड की इनवर्ड होना भी चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज रखा है अगर कलर पेन से देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इस पॉजिटिव चार्ज से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो ये सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फील्ड मतलब फ्लक्स, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स। ये मैंने बेसिक बात कही कि जब भी किसी क्लोज सरफेस के भीतर चार्ज पता हो तो वहां फ्लक्स किससे निकालते हैं, गॉस थ्योरम से। अब गॉस थ्योरम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज को बहुत इजी है शॉर्ट में समझना, उसको लिखना एक साथ जो एलन की बॉडी में लिखनी है। प्रॉपर्टी ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती है देखना। तो पहली, अब उसको मैं सीक्वेंस में तो नहीं बोल रहा, पहली प्रॉपर्टी देखो मैं ये बोल रहा, इस स्फीयर से फ्लक्स निकालना है, जो चार्ज है वो कहाँ रखा है, सेंटर पे रखा है, ठीक है, चार्ज सेंटर पे रखा है। मैंने बोला इस स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इसके भीतर चार्ज कितना है, प्लस q। अब सुनो, मेरा सवाल पहले ये है, अगर इस, ध्यान सुनो, अगर इस चार्ज को सेंटर से खसका के, अगर इस चार्ज को सेंटर से खसका के दूसरे किसी जगह पे रख दिया जाए, अगर इस चार्ज को सेंटर से खसका के मैं इसको डिलोकेट कर दिया, इसको मैंने इसकी लोकेशन चेंज कर दी, है ना। तो अगर सेंटर से खसका के मान लो इधर रख दिया इधर, तो अब मुझे बताओ, अब इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा कि कम? अब आप ये cos थीटा से बोल सकते हैं,
ये गॉस थीटा से थोड़ी ना बोलते हैं। जब चार्ज दिया हो तो किससे देंगे? गॉस थ्योरम से। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स किस पे डिपेंडेंट है? अंदर की चार्ज। तो पहले ये चार्ज यहाँ रखा था प्लस क्यों, अब यहाँ से यहाँ रख दिया, क्या बाहर ले गया क्या? ये तो अभी बंद है। तो सेकंड वाले केस में भी जो फ्लक्स होगा स्फीयर से वही होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ व्हाट प्लस क्यू। इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा तो वही रहेगा। यहाँ अंदर जहाँ तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ चल पाता हो। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स उस चार्ज की लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं, भीतर कितना चार्ज उस पर डिपेंडेंट है। तो लोकेशन अगर चार्ज की आप चेंज करते जाओगे तो फ्लक्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये प्रॉपर्टी 1 है। थोड़ा शॉर्ट लिख दूं कि फ्लक्स पाई डू नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ चार्ज। ये आप मत लिखना, फिर कह रहा हूँ पूरी प्रॉपर्टी लाइन से दी हुई है, सही से लिखो तो सही रहेगा, नहीं तो एक आध छोड़ सकते हैं। दूसरा मैं आपको कहता कि अगर मैं इस गॉसियन सरफेस का शेप चेंज करूं, शेप देखना कैसा, अभी कैसा था? सर्कल स्फीयर। स्फीयर ना बेटा, रेडी होना चाहिए क्लोज सरफेस, क्यूब नहीं। इसके शेप को मैंने चेंज करके क्यूबॉइड कर दिया, इसके शेप को मैंने चेंज करके ट्रायंगुलर कर दिया। मुझे बताओ क्या इससे फ्लक्स चेंज हुआ? नहीं। शब्दों में कोई भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स उसके भीतर चार्ज पे डिपेंड है। तो इससे भी फ्लक्स वही लिखाएगा Q/ε0, इससे भी फ्लक्स वही लिखाएगा Q/ε0, और इससे भी फ्लक्स क्या लिखाएगा भाई? Q/ε। और अगर नेगेटिव है तो सारा फ्लक्स किधर आएगा? नेगेटिव है तो सारा फ्लक्स अंदर आएगा। मतलब फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। प्रॉपर्टी नंबर 2, शेप एंड साइज। शेप भी और साइज भी। तो शेप और साइज दोनों पे डिपेंड है। साइज क्यों? उसी को बड़ा छोटा कर दो। शेप एंड साइज मतलब कैसा कि छोटा स्फीयर था, छोटा स्फीयर था, अगर इसी स्फीयर को मैं छोटा से डबल रेडियस का कर दूं, क्वेश्चन पता ऐसा आता है कि कोई गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस r है, if the radius, और देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या होता है बोलेंगे if the radius of the sphere is double then find the new flux passing through surface। हम लोग पता क्या करते हैं, जब फ्लक्स तो सर है ये cos थीटा, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया और एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस को डबल करोगे तो फ्लक्स कितना होगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। तो गलत भाई ना फॉर्मूला। तो इसको उठाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी भाई, जब चार्ज दिया होगा तो गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में तो सिर्फ एक ही बात समझ लो, अंदर कितना चार्ज है। तो इसके भी अंदर क्यू चार्ज है और इसके भी अंदर क्या है? क्यू चार्ज है। तो इससे भी फ्लक्स कितना होगा? Q/ε0, और इससे भी कितना होगा? Q/ε। बोलो तो क्या क्या पॉइंट है? गॉस थ्योरम किस किस फ्लक्स किस किस पे डिपेंडेंट नहीं है? लोकेशन, शेप और साइज, इन 3 फैक्टर्स पे तो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, फिर हाँ वो मैंने मिला जुला के पढ़ा दिया। अब एक बार वो पूरे लाइन से पढ़ लेते हैं। इसका फोटो कैसे बेटा? कुछ काम का नहीं है सर। देखिए ना कहीं नहीं है वही है। देखो ये प्रॉपर्टी ओ भैया कहीं नहीं गया, यही है, इसको पढ़ लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसर्ट कर दो। क्या कहें इसको नोट वाले ऐप में ले जाओ। तो ऐसा क्यों करना जल्दी इसको बस सेट लो। तो मैं क्या बोल रहे हो? तुम फोटो में से लाने का बोल रहे हो? कर लेंगे, अभी करेंगे, अगले साल करेंगे। मतलब ये जो 12th वाले आएंगे वो करेंगे। 12th वाला बच्चों को तो रिपीटर में आना है बेटा, अगले साल मिलते हैं। तो बुरा मान जाते हैं।
सही बात है। लेकिन अंदर अंदर ही अंदर उनको भी पता है ऐसे सही बोल रहे हैं। तो भाई तुमको लास्ट में पता था ना, सही बता था, पता था ना। हाँ मैं बोलता था तुमको बुरा मानते थे इसलिए कि नहीं सर ऐसा मत बोलो सर, ऐसा मत यार, ऐसा एक स्प्रिट तो बनानी पड़ती है फॉर्मूला में काम है, बट पता चल जाता है। लिखना नहीं है, पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे, देखो फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप पे डिपेंडेंट नहीं है, और क्या। दूसरा, फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज इनसाइड। बहुत सुंदर। फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड। कोई भी पोजीशन हो, चार्ज की फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। चौथा, ये पॉइंट नया आ गया, ये पढ़ो, ये 2 पॉइंट लिख लो तुम लोग, लिख लेना बेटा थोड़ा बहुत, कुछ 1-2 लाइन कभी घर जाके लिखोगे, सब नहीं लिखोगे तो बारे में देखो इधर पढ़ो, बचे 3 हो गए ना, 3 को राइट चाहिए, 3 हमने समझे। देख लो बेटा, ये सब क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्वेश्चन होंगे स्टेटमेंट में। ये 1 2 3 उठाए। सुनो 5वां पढ़ो पहले, चलो बताओ 5वां पढ़ो। इन अ क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये एटम वाले जो मुझे कॉल कर रहे हैं, इनकमिंग कॉल है, तो इनका नेगेटिव फ्लक्स है, और नेगेटिव वाली काट दे। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। चलो 5 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। ये पढ़ो जरा। इफ अ क्लोज्ड बॉडी इज प्लेस्ड इन एन, ये पॉइंट गलत लिखा है, मॉडल में गलत लिखा नहीं होता है, बट ये गलत लिखा हुआ है। ये लिखना, देखो क्या है। इफ अ क्लोज्ड बॉडी इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस बॉडी इज 0। ये हमने शुरू में समझा था। क्या समझा था? ये जितनी घुसी 1 2 3, जितनी घुसी 1 2 3 बाहर निकली, यहाँ भी इसमें नॉन यूनिफॉर्म 0। ये पॉइंट थोड़ा गलत है, इस पॉइंट इज गलत। ये नॉन यूनिफॉर्म 0 नहीं हो तो नीचे क्वेश्चन दिया, जस्ट इसके नीचे क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म 0 नहीं है, यूनिफॉर्म में कितने हो गए? 1 2 3 5 वाला हो गया, और कौन सा हो गया? 7 वाला हो गया, ठीक है। आओ, और 2 पॉइंट है, इसको देखो आप, कौन सा वाला? चौथा, और चौथा वाला और 6वां वाला। इन दोनों पॉइंट को ध्यान से देखना, अच्छी चर्चाओं में शामिल होगा ये भी। देखो बेटा, रुचि बहुत दिनों से बोली सर, इस पेड़ में लिखते जा रहे हो कि बाहर जितने जा रहे उतने बाहर, ऐसा देखना ना, बोलने की बातें तो मुंह बोली बातें ही, तो जितने जा रहे उतने बाहर, ये सब पॉइंट यूनिफॉर्म फील्ड में होता है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्वेश्चन है ये, यहाँ ये अलग होगा मुन्ना, यहाँ जब ये cos थीटा लिखोगे और यहाँ जब ये cos का लिखोगे ना, तो दोनों जगह ये cos थीटा अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों जगह E भी अलग अलग होगा। कैसे ये अलग होगा? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास होती है वहाँ E ज्यादा होगा और यहाँ E कम होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में E सेम था ना, जितना E यहाँ है उतना ही E यहाँ है। ये पॉइंट इसलिए मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। नॉन यूनिफॉर्म में 0 नहीं होता, वो क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, नीचे जब देखेंगे तब देखना, ठीक है क्या? तो ये वैसे गलत है। आगे बढ़ा, क्या बोला था मैं? हाँ, पॉइंट देखो, चौथा और 6वां पॉइंट किस पे बेस्ड है, देखना भाई, ठीक है। देखो मैंने कुछ चार्ज रख दी है, मैंने रख दी ये प्लस कोवन
माइनस Q2 और ये प्लस Q3। ये क्या मतलब, मैं अगर आपसे बोलूं इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस S, दिस इज इमेजिनरी सरफेस S, क्या बोलते हो भाई, कितना होगा फ्लक्स? जीरो। नहीं नहीं बाहर मॉड में लेते हैं, मॉड में लेते हैं ना। बेटा सुन लो, अंदर और बाहर सुनो तुम, बेटा अंदर और बाहर जाने वाला ये कॉन्सेप्ट है, ये ई वाले में देखते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी तभी तो बोलोगे जितना फ्लक्स अंदर बाहर जा रहा है। जब मुन्नी सुनो, मुन्नी जब चार्ज दिया होता है ऐसा बोलोगे ना, ऐसा फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं। तो यहाँ ये cos थीटा क्यों ले रहे हो? यहाँ तो क्या दिया है, गॉस थ्योरम दिया ना चार्ज, तो चार्ज दिया हो तो इसके भीतर चार्ज कौन कौन सा है? ये Q1 है ना, सॉरी तो ये Q1 अंदर है, ये Q2 भी क्या माइनस Q2 अंदर है, और बाहर क्या है Q3। ये पॉइंट है कि जब चार्ज दिया होगा, भाई फिर से कह रहा हूँ, धीरे धीरे आदत पड़ेगा कि आपको जब चार्ज दिया होगा तो फ्लक्स गॉस थ्योरम से निकालें, और गॉस थ्योरम में फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q अंदर का चार्ज चाहिए, तो ये चार्ज किधर है? बाहर। तो बाहर वाले चार्ज के कारण हम फ्लक्स कंसीडर नहीं करते भाई, तो इसके कारण फ्लक्स कितना होगा बेटा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q इनसाइड एल्जेब्रिक सम, तो Q1 प्लस ऑफ माइनस Q2, सबको जोड़ो तो आप तो सिंपल साइन के साथ, तो Q1 प्लस ऑफ माइनस Q2, तो ये कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q2, मानते हैं क्या? प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? तो जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा? Q1 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन। ये फ्लक्स है। अब सुनो ध्यान से, ये सुनना ध्यान से, ये तो मेरा इस क्लोज सरफेस से क्या हो गया? फ्लक्स हो गया। ये पॉइंट ऑफ गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स अंदर वाले चार्ज पे डिपेंडेंट है। अब सुनो, अगर मैं आपसे कहूं इस क्लोज सरफेस के किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालना, ध्यान सुनो, चीजों को मिक्स मत करना, जहां चार्ज है वहां फ्लक्स भी है, वहां फील्ड भी है। तो इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स तो इतना हो गया। अगर मैं आपको कहता इस क्लोज सरफेस के किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे, जैसे मेरी इस पॉइंट पे, तो पॉइंट क्या, जहां चार्ज है वहां फील्ड होगी, तो यहाँ तीन चार्ज है, फील्ड होगी, जहां फील्ड निकालनी वहां क्या रहता है? टेस्ट चार्ज। तो किधर है उधर मतलब नहीं, सिर्फ अगर मैं यहाँ पर एक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ तो यहाँ टेस्ट चार्ज रहता है। इस टेस्ट चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएंगे? सिर्फ Q1 Q2? तो ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, और ये भी क्या होगा? लगाएगा। इसका मतलब क्या? थोड़ा गंभीरता सोचो, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सभी चार्जेस के कारण होती है, चाहे अंदर वाले चार्ज हो चाहे बाहर वाले चार्ज हो, क्योंकि इस पॉइंट पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सारे बोलने का मतलब क्या है? सारे बोलने का मतलब है अंदर और बाहर दोनों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड प्लस आउटसाइड दोनों चार्जेस के कारण होती है। क्यों? ये फर्क है, बट फ्लक्स किसके कारण होता है? ये पॉइंट ध्यान रखना। तो इसको पढ़ो, चौथा बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गॉसियन सरफेस, जो पढ़ नहीं पा रहे सुन लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट गॉसियन सरफेस is due to all the charge present inside as well as outside, but flux किसके कारण होगा? inside के कारण। ये क्वेश्चन भी है, इसको देखो, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, 7 हो गया। अब प्रॉपर्टी बची है 6th वाली, इसको देखना जरा सारी, अभी शांति से एक बार खुद से पढ़ना, समझ के लिखिए, और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा पढ़ो, ये पढ़ो, in a Gaussian surface phi is equal to 0 does not implies E is equal to 0। वहीं रुक जाओ, इस तरह के क्वेश्चन लोग अटका देते हैं भाई। if phi is equal to 0 does not implies E is equal to 0, इसका मतलब फ्लक्स 0, इसका मतलब E 0 जरूरी नहीं। लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने कल आप लोगों को डायपोल बताया था। डायपोल क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज।
मानो मैंने बोला ये एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के भीतर एक डायपोल को रख दो, -q और +q रखिए। एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के भीतर अंदर मैंने किसको रख दिया, डायपोल को रख दिया, जो कि डायपोल है तो माइनस और प्लस दोनों है। डायपोल का मतलब ये माइनस और प्लस दोनों हो और बराबर हो, और इस क्लोज गॉसियन सरफेस के भीतर मैंने एक डायपोल को रख दिया। अगर मैं आपको कहता इस डायपोल से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल, अब वही सुनो, फ्लक्स निकालने के दो तरीके। पहला तरीका अब चूंकि चार्ज दिया है तो गॉस लगाओ, तो गॉस के अकॉर्डिंग 1/ε टोटल चार्ज, तो q प्लस ऑफ व्हाट -q, तो कितना हो जाएगा 0। तो किसी डायपोल को जब आप रख दोगे क्लोज सरफेस के भीतर तो फ्लक्स हमेशा 0 होगा। अगर 3 डायपोल रख दो तो भी क्या होगा, -q प्लस q बोलो, तो जितने भी डायपोल रखो डायपोल से गुजरने वाला फ्लक्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है। चलो तो ये तो ध्यान सुनना, ये तो इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स हो गया। अगर मैं इस क्लोज सरफेस से किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकालूं, कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ फील्ड निकालनी है तो यहाँ रखने के टेस्ट चार्ज देखना जरा, 3 डायपोल में एक ही रखता हूँ ना, जैसा आपको रखता हूँ। क्या बोलते हो बच्चों, देखो मैंने ऐसा रख दिया। देखिए हमने बोला जब डायपोल को रखा तब फ्लक्स तो 0 हो गया, ध्यान से, डायपोल को रखा तो फ्लक्स 0 हो गया। पर चूंकि डायपोल का मतलब भी तो चार्ज ही, कल ही बताया था, कल का रिवाइज कर लो। डायपोल के कारण फील्ड याद है कहाँ कहाँ बनती है, कहाँ पर बनती है ये, तो चूंकि डायपोल भी तो चार्ज है उसके कारण फील्ड होगी, तो जहाँ चार्ज है वहाँ फील्ड है, जहाँ फील्ड निकालने में टेस्ट चार्ज होता है, तो इसको ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर, और क्या करेगा, मतलब नेट फील्ड 0 होगी क्या। देखो अब इस पॉइंट को फिर से पढ़ो, इन ये वाला पॉइंट, इन अ गॉसियन सरफेस φ0 डज नॉट इंप्लाइज E0। देख लो, किसी डायपोल के कारण फ्लक्स तो हमेशा 0 रहेगा भाई, बट डायपोल के कारण फील्ड 0 नहीं होती इनफैक्ट इक्वेटोरियल एक्शन सब जगह पे। ये पहला पॉइंट हो गया, आगे बढ़ो, बट E0 implies φ0। अब ऐसा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, E0 कब होगी, सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे आती है, E0 होना मतलब चार्ज ही नहीं है। अगर E0 हो गया इसका मतलब चार्ज तो फिर क्या होगा, 0 ही होगा ना, और चार्ज 0 होगा तो फ्लक्स वैसे भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या, ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छे क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड, ये वाइस वर्सा नहीं कि अगर फ्लक्स 0 है, फिर देखो फ्लक्स 0 है तो E0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि फ्लक्स तो डायपोल से भी 0 होता है, वो देखो निकाला, बट डायपोल से फील्ड 0 नहीं होती, मतलब फ्लक्स 0 होगा तो फील्ड 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट उल्टा E0 जब होगा तब φ0 ही हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब चार्ज 0 होना। विचार कर लो, तो ऐसा स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, बहुत गंदे अटक जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे वो, if phi through a closed surface 0 means, ऐसा रहेगा, phi through a closed surface 0 means, फिर ऐसे ऑप्शन बना देंगे, E necessarily must be 0, E may be 0, इस तरह से। तो मे मस्ट वाले बहुत गंदे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो अगर फाई 0 है तो जरूरी नहीं है कि ई 0 हो, बट ई 0 है तो फाई मस्ट बी 0, ठीक है ना। तो ये सातों पॉइंट को एक बार अच्छे से पढ़ लो 5 मिनट, और अब इसको कोशिश करो बिना देखे कॉपी लिखने। ये हमारे आज के उसका सेकंड मेन पार्ट था, इसको पढ़ लो मनी मन, बस आज को यहीं रुकते हैं। 5 मिनट अच्छे से लिखो कॉपी में, बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ पा रहे हो, इससे बड़ा तो करने पाए, पढ़ लोगे तो। ये 7 पॉइंट है, 7 प्रॉपर्टी है, 7 क्वेश्चन है अपने आप में बहुत सारे। इसको अच्छे से पढ़ पढ़ के समझ के कॉपी में लिखना। हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस। नीचे हो जाता है
ऊपर बैठो तो फील आता है दिख रहा है बाहर वाली चेयर चाहिए ये है वैसे तो भाई बेटा आपकी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है थोड़ी ठीक लग रही तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही थोड़ी सी ठीक हो गई ना अच्छा तुमको समझ में आ रहा है टाप रहे क्या टाप लो टमाटर मार दो ये गॉस थ्योरम का अर्धभाग है आधा आधा तुम्हें चश्मा मैंने बंद दिख रहा है कोचिंग आके ऐसा क्यों है चश्मा चेंज कर लो कितनी भी डिजाइन होगी पर वो अभी तक ऐसा नहीं बना पाए कि एक आंख में स्क्वायर एक में कैट है नहीं ऐसा कुछ नहीं मॉडल का मतलब ये कुछ भी पहन सकता है ना ये तो रणबीर कपूर कुछ भी पहन लेता है 50 रुपए वाले कपड़े रणबीर सिंह 50 वाले कपड़े 50 रुपए पहन लेता है वो तो कुछ भी रणवीर सिंह है ना सर चुतिया उनका स्टाइल ही वैसा है अरे चुतिया भी लगते हैं मैंने देखा पहन तो लेते हैं पर उनको कोई बोलता ही नहीं क्योंकि वो सेलिब्रेट है स्टाइल के नाम पे तो उर्फी जावेद स्टाइलिश तो उसको बोलते हैं अगर स्टाइल आपके हिसाब से वो है तो फिर वो मोस्ट स्टाइलिश वो खतरनाक कपड़े पहनता है वो भी और वो तो कुछ ज्यादा ही पहनती है कौन है ये लड़का है कोई हाँ मेरे को पता है सुंदर इधर कान में बाली पहनता है हाँ मेरे को सब पता होगा मैंने एक बार पायल को बोला मैं क्या है चुकी वो देखते रहते मीठे वही होगा मेरे को लगता है देखा नहीं मेरे को फोटो हाँ हाँ बस 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 सालों हमारे ग्रुप में कॉलेज वाले 1 किलोमीटर की दूरी चलती थी ऐसे जरा सा भी लक्षण दिखा अगर उनका मिक्स फुर्सत में निकल पहले हम लड़कों को टेस्ट करते थे हमारा तो शुरू से कंडा वही है टेस्ट करो पहले पीना खाना तगड़ा और मतलब गाली वाली और आप आदमी और बदतमीजी की चोरी सब बहुत तब तो हमारे साथ सॉफ्टनेस बिल्कुल नहीं होना क्योंकि साले आजकल कॉलेज में वही मिलते सारे लड़के सॉफ्ट है लड़कियों से कैफे में बैठ के और वो यूं कर कुरा के और वो इंस्टाग्राम और वो भी साले वो चलाते हैं वो फोटो एडिटिंग से करते हैं स्नैपचैट और ये सब सभी लड़के चलाते वो तो लड़कों को चलानी नहीं चाहिए नहीं ये सब चीजें नहीं होना खाएगा स्नैप ये भी होगा लड़कों की सेल्फी तो गंदी आना चाहिए काय को उसमें एडिटिंग करना चाहिए वो है अगर फिल्टर वेल्टर लगा के ऐसे लोग मारो सब
कॉलेज आए स्टोरेज तो मेरा बोल रहा है ना